हाँ जी, एक बार सभी साथियों का नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आज की इस क्लास के अंदर। और जैसा कि हमने कल जो है राजस्थान कला और संस्कृति का पाठ्यक्रम देखा था, पूरा पाठ्यक्रम था। आज हमारी जो है पहली क्लास रहेगी। पहली क्लास के अंदर जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, राजस्थान के जो रीति रिवाज आते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। रीति रिवाजों में सबसे पहले हम जो है हमारे जन्म से संबंधित जो संस्कार है उस पर हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे जो हमारा जो टॉपिक है राजस्थान में रीति रिवाजों जो है वो हमारे जनमानस के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और आज भी हमारे राजस्थान में समाज जो है वो सामाजिक जो इस समाज के अंदर जो सामाजिक रीति रिवाज है उनका अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है। इस बीच हमारे जो रीति रिवाज और जो रस्में हैं वो 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। ये कल भी मैंने बता दिया था, रीति रिवाज और जो रस्में हैं वो 3 तरीके से हम देखने वाले हैं। कल थोड़ा बहुत हमने इस पर जिक्र किया था और आज एक बार पुनः देखिएगा। सबसे पहले हम जन्म से संबंधित संस्कार करेंगे। हाँ जी, आइए। जन्म से संबंधित संस्कार देखेंगे और जन्म से संबंधित जो संस्कार हम देखते हैं उसमें हम 16 संस्कार पढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे विवाह से संबंधित जो हमारे संस्कार आते हैं, विवाह से संबंधित संस्कार, यह एक बार समझ जाना संस्कार में, ठीक है। उसके बाद में मृत्यु से संबंधित ये हमारे संस्कार आते हैं। तो सबसे पहले हमें जन्म से संबंधित करने हैं और जन्म से संबंधित हम टोटल 16 संस्कार पढ़ते हैं। और 16 संस्कार यानी बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक जो चीजें वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक बार पटवार 2011 के अंदर एक प्रश्न पूछा था, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था और बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, लेकिन कंफ्यूज होने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कल हुए थे, प्रश्न था कि हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार किए जाते हैं? 16 संस्कार। ये पटवार एग्जाम 2016, तो ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, कि हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार किए जाते हैं। तो सबसे पहला आप ये क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपसे इसको इस प्रकार लगाएं, चाहे क्वेश्चन लगाएं, किसी तरीके से लगा लीजिएगा, लेकिन ये आया हुआ प्रश्न है तब आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, हिंदुओं के धार्मिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सामाजिक संस्कृति में कितने संस्कार किए जाते हैं? तो आप लिख लेना 16। अब ये संस्कारों का प्रचलन जो है वो किस काल को माना जाता है? कि संस्कारों का प्रचलन किस काल को माना जाता है? काल आपसे पूछा है तो काल पूछा जाएगा, बताएगा कोई किस काल को माना जाता है? वैदिक काल को माना जाएगा। यानी जितने भी जो संस्कार चलते आ रहे हैं वैदिक काल से चले आ रहे हैं। ये जो परंपरा है हमारी ये वैदिक काल से चलती आ रही है। और आज भी हम देखो कुछ एक संस्कार नहीं किए जाते और कुछ एक किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं, वर्तमान में कौन से संस्कार ट्रेंडिंग में चलते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो संस्कार, सबसे पहले तो याद होने चाहिए आपको 16 के 16 मैंने बताया ना, जिस तरीके से आपके जो मंत्र याद होने चाहिए हिंदी माह के अनुसार, और इसी तरीके से संस्कार जो है वो भी आपके याद होने चाहिए। चलिए हम लिखेंगे पहला संस्कार, और पहले संस्कार के बारे में हम आज जो है डिटेल से बात करेंगे। देखो तरीका 2 है। एक तरीका ये है कि सीधा आपको मैं जो है काम की बात बताऊं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो बता दूं, और दूसरा है उसको पूरा मतलब उसका निचोड़ बताऊंगा आपको। तो 2 तरीके पढ़ने, और उसमें क्या है कि समय लगेगा। आपका एग्जाम जो है, बात करें थोड़ा सा एग्जाम की जानकारी होनी चाहिए आपको। एग्जाम है आपका पशु परिचय का जो एग्जाम है आपको पता हो तो ये 4th ग्रेड भर्ती है। अपने आप 4th ग्रेड भर्ती है आपके। जैसे ये ग्रामीण स्तर पर जो पशु चिकित्सक होते हैं, पशु चिकित्सा होते हैं, उसमें 4 पोस्ट अभी हाल फिलहाल में पहले 3 होती थी। एक 1st ग्रेड होता था, फिर 2nd ग्रेड और फिर 3rd ग्रेड। अब वो जो तीनों ग्रेड है वो ये डिमांड करें कि हमें 4th ग्रेड की आवश्यकता है।
इस वजह से राजस्थान सरकार पहली बार ये वैकेंसी जो है मतलब निकाल दी है। राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड को ये जिम्मा दिया गया, पहली बार ये भर्ती निकल रही है। जैसे लगभग 3 पोस्ट जैसे बेलदार और मतलब पहले हुआ करती थी, जैसे जो गवर्नमेंट गौशाला होती थी उसका जो अध्यक्ष है, जो अपने आप में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हुआ करता था, अब ये काम करेगा है 4th ग्रेड की। तो इस एग्जाम के अंदर थोड़ा सा आपको RS असेंबली का जो ट्रेंड है एग्जाम लेने का, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आपका गलत होना नहीं होगा आपका मुख्य रूप से। तो मैं आपको शॉर्ट जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही करवाऊंगा। चलिए, पहला आप लिखेंगे यहाँ पर, पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार जो है ये प्रथम संस्कार है, प्रथम संस्कार माना जाता है। प्रथम संस्कार गर्भाधान, जैसे गर्भ, यहां पे देखिए गर्भ, कोई भी लड़की है उसकी शादी होती है, उसके बाद जो है वो उसके पेट के अंदर या गर्भ के अंदर बच्चा जो आ जाता है। तो उस जब जो बच्चा है वो गर्भ के अंदर आता है, वो उस स्त्री के लिए और उस परिवार के लिए काफी शुभ माना जाता है। ये जो है बच्चा गर्भ में आ चुका है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मौके पर परिवार के अंदर खुशी का माहौल होता है, अनेक प्रकार के उत्सव जो है मनाए जाते हैं, आपने देखे भी है। तो ये आपका प्रथम संस्कार होते हैं। इस संस्कार को एग्जाम के अंदर आज तक पूछा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसी त्योहार को संस्कार को मेवाड़ के अंदर क्या कहते हैं, मेवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ क्षेत्र आपका उदयपुर वाला जो क्षेत्र है उसकी बात करें तो बद्दूरात के नाम से इसको जाना जाता है। बद्दूरात, बद्दूरात संस्कार या प्रथा कह सकते हैं, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो बाकी इसमें कोई बात जिक्र नहीं। सीधा प्रश्न पूछा था कि प्रथम संस्कार कौन सा है, या प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जन्म से संबंधित संस्कार नहीं है। जन्म से संबंधित आपको गर्भाधान है, जात क्रम है, जरूरता है, या एक तरफ आपको शामिल वगैरह इस प्रकार के दे दिया जाता है। यानी इनमें से जन्म से संबंधित है या नहीं है, कुछ इस तरीके से या सुमेलित करने वाले से प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्योंकि अब इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं वो फालतू की बातें वो आप सब जानते हैं। अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं तो आप जानते हैं। प्रथम संस्कार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा संस्कार आता है पुष्यवन, पुष्यवन या फिर पंचमासी। पुष्यवन या पंचमासी, इसी को बोलते हैं पंचमासी। पंचमासी तो इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये लगभग चौथे या 5वें माह में किया जाता है। चौथे या 5वें माह के अंदर ये संस्कार किया जाता है। अब देखो, पुष्यवन की बात करें ना तो पू से पुष्यवन करो या पै से कुछ भी कर लेना आप। ये संस्कार क्यों किया जाता है? ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब देखो, जो स्त्री है उसके गर्भ में बच्चा तो आ चुका है, लेकिन उसको पता थोड़ी है कि क्या है। अब वो चाहती है कि भी वंशवृद्धि, एक प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक परिवार ये चाहता है कि हमारे क्या वंशवृद्धि हो, तो वो लड़की की ज्यादा डिमांड करती है। बाकी अलग अलग मैटर हो सकता है। देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ये संस्कार जो है वो किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए। और एक बार प्रश्न ये पूछा था, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? पंचमासी नाम नहीं है का पुष्यवन आएगा, क्योंकि कंफ्यूज है आप इसमें। चलिए, तीसरा संस्कार आता है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन, सीमंतोनयन संस्कार। इस सीमंतोनयन का अर्थ कोई बताएगा कि इसका क्या अर्थ होता है? इससे क्या अभिप्राय, इससे क्या तात्पर्य बताइए कोई? क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ जो होता है वो है सौभाग्य संपन्न, सौभाग्य संपन्न। और ये जो संस्कार है यानी सीमंतोनयन जो संस्कार है लगभग आपका 7वें या 8वें माह में किया जाता है। अब देखो, कई क्षेत्रों में 7वें माह में हो जाता है, कईयों में 8वें में हो जाता है। यानी इनका देखो, हमारे क्षेत्र में अलग बात है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, तो सीमंतोनयन जो संस्कार है 7वें या 8वें माह में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, कोई कारण इसका है? कारण जो है वो ये होता है कि 7 माह हो चुके हैं या 8वें माह में। अब क्या है, क्योंकि 1 माह के बाद जो है वो बच्चा जन्म लेना है, उसको तो लेगा ही। अब क्या है कि जो है यहाँ पर अमंगलकारी शक्तियां वो इस पर, उस स्त्री पर हावी हो सकती है। अमंगलकारी शक्तियां
या बुरी नजर, प्लस में या बुरी नजर कह सकते हैं, वह बुरी नजर से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। यानी अमंगलकारी शक्तियां और बुरी नजर से बचाने के लिए सीमंतोनयन जो संस्कार है वो किया जाता है 7वें या 8वें माह में। और अर्थ पूछा जाए तो अर्थ होता है सौभाग्य संपन्न। 8वें माह में किया जाता है ये संस्कार। यदि 8वें माह में हो तो इसको बोलते हैं 8वां पूजन। 8वां पूजन, इसी संस्कार को ही बोल सकते हैं 8वां पूजन। अब 8वां माह है और 8वें माह में बड़ा ही उत्सवों का आयोजन किया जाता है। यदि वह स्त्री अपने पीहर में, ज्यादातर पहला जो प्रसव होता है वो पीहर में होता है अधिकतर हमारे क्षेत्र में, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। तो पीहर के अंदर होता है तो उसके ससुराल वाले उस पीहर में आते हैं इसी 8वें माह के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आयोजन होगा तो अलग अलग तरीके से जो है उपहार है, मिठाइयां हैं, आभूषण वगैरह उसके लिए आते हैं। तो 8वें माह में होते हैं, इस वजह से 8वां पूजन इसको कहा जा सकता है। अब ये जो 3 संस्कार है ये हमने जन्म से पहले कर लिए, जन्म से पहले। अब बनाने को ट्रिक भी बना देते हैं, कहीं ट्रिक भी बना देते हैं, गैर ले लेते हैं, फिर पूर गौर सिर ऐसा कुछ बना देते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रिक वगैरह इसमें कोई काम नहीं है। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो सही रहेगा और इतना कोई कठिन प्रश्न नहीं आएगा, इससे लगभग याद होते ही होते हैं। तो 3 संस्कार आपने शायद नोट कर लिए। सीमंतोनयन, सीमंतोनयन, इसका अर्थ होता है सौभाग्य संपन्न। काम की बातें, फालतू कोई बातें नहीं है, सीधी सीधी कहानी है। 3 संस्कार कंप्लीट। और यहाँ से अब प्रश्न जो आएगा यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि मैंने आरपीएससी, आरएसएसएम, राजस्थान पुलिस और आपके हाईकोर्ट, एलडीसी जैसे एग्जाम करवाती, यानी जितने भी हमारे बोर्ड हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी उसमें सम्मिलित है, जहां से प्रश्न बनता है मैंने बना दिया है। कोई डाउट हो तो पूछ लो सर। वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी माइंडेड खोपड़ी है भाई, होने को हो सकता है। अब जो है हमारे क्या होगा, जन्म होगा। अब क्या होगा, जन्म होगा तो घर के आंगन में क्या होगी, किलकारियां गूंजेगी, थाली बजेगी। चौथा संस्कार जो है वो आपका है जात कर्म। कई बार पूछा गया था प्रश्न ये, जात कर्म क्या है, जात कर्म का संबंध किससे है, या जात कर्म मतलब कौन सा संस्कार है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। इसको बोला जाता है जन्मोत्सव, और इसी को ही बोल सकते हैं जन्म संस्कार। ये इसी के नाम है। मैं वैसे उपनाम बता रहा हूँ, बाकी आप जानते हैं, क्योंकि जन्मोत्सव के बारे में आप जानते हैं। लेकिन जो कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, वो होता है जात कर्म। इसमें क्या होता है, ये होता है जन्म के बाद प्रथम संस्कार। एक शब्द यहां पर इस संस्कार के अंदर याद रखेंगे आप, उसका नाम है जन्म घुंटी। वैसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन मैंने पूछ लिया आपसे कि जन्म घुंटी क्या है। जन्म के बाद बच्चे को गुड़ लगाया जाता है। क्या करेंगे बुच्ची के गुंडीला गिड़ी घी, शहद, अजवाइन वगैरह जो है बच्चे को चलाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें हो सकता है कि जन्म घुंटी की जाती है। आजकल, पहले तो देखो जो डिलीवरी है वो घर में होती थी, आजकल मुख्य रूप से अधिकतर केसेस में हम देश में अस्पताल के अंदर होती है। तो वहाँ परिवार की वृद्ध महिला जो होती है उसके द्वारा जन्म घुंटी जो है उस बच्चे को या उस नवजात शिशु को दी जाती है। ठीक है, अब ध्यान देना, प्रश्न अब बन सकता है यहाँ से। देखो क्या बनेगा। प्रश्न आया था एक बार कि
जैसे एक तो होता है लड़का, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है, लड़का और लड़की हो सकते हैं। चलिए अब देखिए, यदि होगा लड़का, लड़का अगर होगा तो लड़का होगा तो पीहर पक्ष से पीला पहुंचा आएगा, ठीक है, पीला पहुंचा, पीला पहुंचा। और पहुंचा क्या है? महिलाओं की ऑर्डिनरी विशेष को पहुंचा कहते हैं। पहुंचा राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार का, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, पीला, गुलाबी और काला पहुंचा। काला पहुंचा कहाँ का प्रसिद्ध है? आदिवासी महिला काला पहुंचा जो है, सुनो, काला पहुंचा जो है विधवाएं महिलाएं पहनती है। ये राजस्थान में हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से कोटा और बूंदी का प्रसिद्ध माना जाता है। गुलाबी पहुंचा जो है वो आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। पीला पहुंचा भी जयपुर का प्रसिद्ध है। पीला पहुंचा जो है वो आपके वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। अब यदि लड़की हुई है तो गुलाबी पहुंचा उड़ा जाएगा, गुलाबी पहुंचा उड़ा जाएगा, गुलाबी पहुंचा, ठीक है। ये बातें होती। अब सुनो एक बार हो, यदि लड़का होता है, यहां से देखना, यदि लड़का होता है और लड़की होती है तो लड़का होता है तो बजाई जाएगी थाली। थाली किसकी? कांसे की थाली, जो परिवार की जो वृद्ध महिला है, यदि, क्योंकि अधिकतर केसेस में मैंने बताया ना कि पीहर यानी ननिहाल पक्ष में ही होता है बच्चा, और उसके फिर जैसे दादी भी बजा सकती है इधर और उधर नानी जो है बजाती है। और लड़की होती है तो क्या क्या बजा देगा? सूप या छाछला या छाला, आपने जैसा बताया, ये बजाए जाते हैं। ये जातकर्म संस्कार इतनी सी बातें। प्रथम संस्कार जन्म मुक्ति दी जाती है, और जन्म मुक्ति देखो क्यों दी जाती है, कारण होगा, मतलब वो ऐसा माना जाता है कि जो जन्म मुक्ति दी जाती है उसके बाद उसका स्वभाव उस व्यक्ति जैसा माना हो जाता है, गुण के लिए उस स्वभाव उसके जैसा। मतलब कहना का मतलब ये कि आगे भविष्य के अंदर उसके सही तरीके से बच्चा, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह इस तरीके से। चलो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, चीजों को मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमें जो संस्कार है हमें पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि राजस्थान में ये कल्चर, हाँ कल्चर है हमारी आर्ट। देखो जात कर मैं यहाँ पर दूसरा थाली बन बजाएगा, थाली का बुद्धि उतार देगा। जात कर्म जन्मोत्सव लिखना जरूरी किया है वो ज्यादा। थाली दूसरे बात। चलो इस बार मैं नहीं घटाऊंगा पहले। एक बात और नोट कर लेना, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम महिलाएं जो है गीत गाती है, और कई बार अथा बार हर तीसरे एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है जच्चा होलार गीत। जच्चा होलार गीत गाया जाता है, और इसमें बच्चे के लिए जो है उसके आगे भविष्य में जो सही तरीके से रहे उसके लिए गीत गाए जाते हैं। शुभ गीत होते हैं, मांगलिक गीत, ठीक है। जच्चा होलार गीत गाया जाता है। हाँ इसमें देखो अलग से नहीं, वो जच्चा पानी से डाले सही है। क्या है गुलाबी कौन सा क्या ये यहाँ पर लिखना है इसको गीत जच्चा होलार गीत गाया जाता है, यानी ऐसे लिखो शिशु जन्म पर जच्चा होलार गीत गाया जाता है। लड़की नहीं, शिशु का अर्थ होता है लड़का या लड़की दोनों, कोई हो सकता है। हाँ अब देखो आप कंफ्यूज मत हो, जैसे मैंने कहा ना मनुष्य, तो मनुष्य में मेल और फीमेल दोनों आएंगे, समझ बात। हाँ
डाल दिया आपको? अस्सी वाले आए बट टेंशन नहीं लेनी है, अस्सी वाले आए कोई दिक्कत नहीं। इसी में लिखना है सुआ, इसी में लिखना है आख्या, इसी में लिखना है सुहावड़। तीन शब्द है, पूछे नहीं गए लेकिन आ सकते हैं। सुहावड़ सुहा जो है वो जो आपके जच्चा और बच्चा का जो घर है ना, जच्चा के घर को सुहा कहते हैं। आख्या बोलते हैं बहने, बहने लगभग 12 दिन बाद। एक तो है जच्चा और बच्चा, ठीक है। बच्चा जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ को माँ, 12वें दिन 12 दिन बाद यानी जन्म के 12 दिन बाद बहनें आख्या करती है। आख्या यानी आख्या बोलते हैं मांगलिक चिन्ह है, मांगलिक चिन्ह है जिसे हम सांख्या भी कहते हैं, सांख्या। अब कौन बताएगा सुहावड़ क्या होता है? सुहावड़ कुछ भी हाथ साफ गई नहीं है सर। नो सर, वो जमा के देवी सुहावड़ का। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। मैं एक बार ठीक है। तो जो प्रसूता होती है उसको घी, खांड, अजवाइन वगैरह जो है वो दिया जाता है, उसको सुहावड़ मतलब कहने का मतलब जमावना जमा के दिया जाता है ना। और जमावना इस वजह से दिमाग में दिया जाता है क्योंकि इसमें कमजोरी आ चुकी है, कमजोरी की वजह से। हाँ क्या मांगलिक मांगलिक संख्या, संख्या 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 नाम देखो, इसके उपनाम है संख्या। 12 दिन के बाद, 12 दिनों के बाद में मांगलिक चिन्ह किए जाते हैं जिसे संख्या कहते हैं। पूरा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, आवश्यकता मैं देखो लिख दूंगा, इसी को दिक्कत नहीं। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर लिखना है तो मैं जैसे मेरी लैंग्वेज के अंदर लिख दूंगा, ऐसे लिखना आप लिखने समझदार जमावना 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 जमा के ध्यान चले आगे। अब करेंगे नामकरण। एक फिल्म आती है जिसका नाम है राम जाने। राम जाने एक फिल्म आई थी, राम जाने आई थी, पुरानी फिल्म है शाहरुख खान की। उसमें उस फिल्म का नाम राम जाने इस वजह से पड़ा था कि एक संत थे, उन्होंने पूछा कि बेटे आपका नाम क्या है? तो उसने कहा राम जाने। उस फिल्म का नाम ही राम जाने। अब वो कहना ये चाहता है कि नाम मेरे को पता ही नहीं है और नाम होना जरूरी है। जैसे मेरा नाम, जैसे आपने कल पूछा, तो नाम के बगैर पहचान है क्या? समझे? हाँ तो नाम होना जरूरी है। नामकरण संस्कार कौन सा था? 5वां। ठीक है, नामकरण संस्कार। फॉलो कर लिए तो अच्छी बात है। नामकरण संस्कार, इसमें क्या होता है कि पंडित जी के द्वारा नाम जो है वो रखा जाता है, मनुस्मृति के अनुसार जो है वो नाम रखा जाता है। आजकल जो है ट्रेंड ये है कि जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ उसके बाद में नाम पहले ही पक्का हो जाता है, यदि लड़की लड़के नाम जो है पक्के। तो नामकरण संस्कार में ज्यादा कुछ नहीं है, पंडित जी के द्वारा लिख लेता हूँ। पंडित जी के द्वारा नाम रखा जाता है और नाम जो है वो मनुस्मृति के अनुसार रखा जाता है और अपने दादा दादी नाना नानी इनकी मौजूदगी के अंदर जो नाम रखा जाता है। हाँ माता पिता होंगे, और माता पिता तो पहले रखते हैं लेकिन उनकी चलती कम ही है।
अब बात करते हैं निष्क्रमण संस्कार नंबर 6 पर। निष्क्रमण का अर्थ होता है निकालना। सर ब्लैक पेन चलेगा। ठीक है रहने दे रहा सर। निष्क्रमण संस्कार की बात करें, इसमें क्या होता है, बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। सूर्य व चंद्र दर्शन के लिए। अब नोट्स अगर आप बनाते हैं ना नोट्स, तो नोट्स बनाने का भी अब कई जैसे बना लेते हैं, पूरी की पूरी बुक की तरह छाप लेते हैं चीजों को। अब बुक और नोट्स में फर्क क्या है? सही तो है, लेकिन चीजों को समझो। जैसे निष्क्रमण संस्कार लिखा, उसके बाद ये लिख लिया, उसके बाद शॉर्ट्स चीजों बनाओ, यानी जब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े नोट्स में, नोट्स को सिर्फ देखना पड़े, ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। तो नोट्स बनाने का तरीका है अलग अलग। इसके बाद 7वां संस्कार कौन सा होगा? अन्नप्राशन या देशाटन। अन्नप्राशन या देशाटन की बात करें तो इसमें पहली बार कब मतलब अन्न खिलाया जाएगा? 6 महीने बाद। ठीक है, 5 या 6 माह बाद। कम से कम 6 जन्म के 5 या 6 माह बाद पहली बार अन्न खिलाया जाता है, या अन्न जो है वो खिलाया जाता है। अन्न खिलाया सर ये देशाटन है या तन है? बता। देशाटन है, अन्न खिलाया जाता है। आठ नंबर जो संस्कार है उसका नाम है चूड़ाकरम, मुंडन, जड़ूला, या इसी को बोल देते हैं लटरिया संस्कार। लटरिया है, गटरिया नहीं, लटरिया संस्कार। अब एग्जाम के अंदर इस नाम को हाईलाइट किया गया था, इस नाम को भी हाईलाइट कई बार किया गया था कि जड़ूला क्या है। ठीक है, जड़ूला, चूड़ाकरम, मुंडन या लटरिया संस्कार एक ही बात है। जब जो शिशु है, जो बच्चा है, वो लगभग 1 या 3 वर्ष का हो तो पहली बार केस उतारे जाते हैं। पहली बार केस उतारे जाते हैं, और केस जो है उतारने की जो हमारी परंपरा है वो अपने कुल देवता या कुल देवी, जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर अगर केश उतारने की परंपरा, जड़ूला उतारने की परंपरा होती है, वो नागणेची माता के यहाँ होती है। नागणेची माता का मंदिर वर्तमान राजस्थान के फलोदी जिले में है, नगाना गांव के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे देव जिनका नाम क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी महाराज है, रावल से यहाँ पर उतारे जाते हैं, और मेरे भी ये परंपरा यही हुई थी। ठीक है, जुड़ा कर, हाँ। और ये जो है ना, या ये विषम वर्ष में होता है। विषम वर्ष में क्या देना, 1